नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां आज पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे और दौरे के दौरान उन्होंने कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति इस समारोह में दर्ज करवाई और सीएम धामी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्हें एक लेटर लिखकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पत्र तब लिखा जब उत्तराखंड राज्य में सियासत कई महीनों से गर्म है और भाजपा के लिए काफी चिंता भी बढ़ गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेटर मुख्यमंत्री के लिए इस बात को साफ करता है और एक कड़ा संदेश भी है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को लेकर कोई भी बात आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। धाकड़ धामी को दी बधाई, पीएम के पत्र पर सियासी पारा हाई। पत्र में धामी का गुणगान, विपक्ष को नहीं आया रास। पीएम मोदी की चिट्ठी, विपक्ष को क्यों खटक रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं वहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। उनके 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने का काम किया जा रहा है और जनता को भरोसा भी दिया जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार कर ले आ रहे हैं। लेकिन राज्य के भीतर जिस प्रकार से भाजपा के नेता आपस में द्वंद्व करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे राज्य के भीतर सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 3 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी और एक पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। पीएम ने पत्र में आगे लिखा कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में लगातार विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी का पत्र ऐसे समय में आया जब राज्य में अवैध खनन को लेकर पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच घमासान मचा हुआ है और विपक्ष भी सरकार पर इसे लेकर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी के पत्र को सीएम धामी के विरोधियों के लिए कड़े और साफ संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के पत्र पर विपक्ष का कहना है कि जिन कामों को लेकर पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है, उसमें से हर पैरामीटर पर सरकार विफल है। प्रधानमंत्री जी ने भी लगता है अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जनता जानती है और मीडिया में रोज छपता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा का और तमाम विकास के कामों में सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है। महिलाओं का सड़क में प्रसव हो रहा है, बस के अंदर हो रहा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान पिछले 1 वर्ष में चली गई। महंगाई का जो आलम है, विकास का जो आलम है, तमाम मुद्दों पर प्रदेश की सरकार असफल है। ऐसे में भी प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ करी, जो पत्र लिखा, लगता है ये भी जुमलों की जो सीरीज है। जैसे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। जब सड़कों का बुरा हाल हो, शिक्षा का बुरा हाल हो, स्वास्थ्य का बुरा हाल हो और स्वयं डीएम जो है शिक्षा को लेकर शिक्षा माफियाओं के ऊपर छापे डाल रहा हो, रोज मीडिया में छप रहा हो, रोज मीडिया में ये आ रहा हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जबकि भाजपा विधायक, नेता, मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। भाजपा के नेता अपने हर बयानों में, अपने हर भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और प्रदेश के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री भी हैं और राज्य के लिए विकास पुरुष साबित हुए हैं। धाकड़ धामी के
बेमिसाल 3 साल पर जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है वो सबूत है अपने आप में इस बात का कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से उत्तराखंड पिछले 3 सालों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन का हो, परिवहन का हो, ढांचागत सुविधा का हो, शिक्षा का हो, जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है वो वाकई अपने आप में बेमिसाल है। राज्य के भीतर भले ही विपक्ष कमजोर हो, लेकिन भाजपा नेताओं में चल रहे आपसी द्वंद के बीच प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री को बधाई संदेश इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है तो फिर उसे केंद्र से भी फटकार लगाई जा सकती है, क्योंकि राज्य में धामी सरकार ने 3 साल के भीतर कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय कैंतुरा, देहरादून। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से अब उत्तराखंड में चिट्ठी पर वॉर शुरू हो गया है। हालांकि अब देखने की बात होगी कि इस पर विपक्ष का आगे क्या कुछ कहना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के 17 स्थानों के नाम बदल दिए हैं और देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने पर स्थानीय निवासी राजपूत समुदाय ने विरोध किया है, क्योंकि मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला कर दिया गया है। उनका कहना है कि यह नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम का मियां समझकर बदल दिया। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 17 स्थानों के नाम में बदलाव किया है, जिसमें देहरादून का मियांवाला भी शामिल है। इस पर मियांवाला के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उन्होंने जिलाधिकारी सवीन बंसल के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात पहुंचाई और उनका कहना है कि सरकार ने गलतफहमी के चलते मियांवाला का नाम रामजीवाला कर दिया है। इस स्थान का नाम मियां पदवी के कारण मियांवाला पड़ा था। तो राजपूत जो समुदाय है देहरादून के, उनमें ये रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंढोरा रोड पर देवबंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने मैंगलोर के कुछ लोगों पर तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया, जिसको लेकर पीड़ित ने मैंगलोर पुलिस चौकी में तहरीर भी दी। वहीं पुलिस संबंधित मामले को लेकर सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुख्ता करने के बाद की लूटपाट हुई है, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अभी तक पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई या कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मेरा नाम अली शेर है, मैं रहने वाला देवबंद का हूँ। मैंने कबाड़ी का गोदाम इसी को रखा है मंगलोर में, और मैं भट्टे पे माल डाल के आया था। भट्टे वाला भी है, 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे। हम यहाँ से खाना खाए थे होटल के पास। कुछ 3-4 जन आए, आने के बाद बैठू कहने लग गए। हमने उन्हें समझाया, समझाने के बाद उन्होंने 5-7 जनों को और बुला लिया। बुलाने के बाद वो जो हमारी पॉलीथीन थी जिसमें परमिट था वो भी ले गए और हाथापाई गई बहुत ज्यादा। मेरे सिर में गोले भी पड़ रहे और छाती में देखो दुखबाजी गई बहुत ज्यादा। कट्टे दिखाए थे जी। कौन कौन लोग? एक तो देवबंद का लड़का अयान, वो तो बदमाशी लाइन में है। और जी एक सादा था, एक नावेद था, एक उबैद था। इन 4 जनों को तो मैं जानू सर। 8-9 जन थे। पहले तो बस हमारे घर का मामला था, लेकिन इनके साथ भी, वो तो हमारे भाई की जो घर वाली है उसके साथ है, उसके मामूल ले गई। बस पैसे तो हाथ पाई करेगा नहीं। ये कपड़ों की पन्नी भी ले गए, जो हमारे काम के कपड़े थे वो भी ले गए। जो पन्नी थी पैसे की वो भी लेके भाग गए। पुलिस के पास आया, हम गए थे, उन्होंने हमें सुबह बुलाया। सुबह बुलाने के बाद अब सुबह से फिर तैयारी दी। अब देखें क्या कहते हैं पुलिस वाले। अभी तक के कुछ वाला हूँ। इसे मेरे भाई अली शेर को जो है उन्होंने प्लानिंग के तहत प्लानिंग करी। पहले उन्होंने प्लानिंग करने के बाद इस पे हमला करा, इसके भाई को मरवा दिया और इसके पिताजी को मरवा दिया। एक इसकी बहन मरी, 3 जने मर गए इनके घर में थे 6 महीने के अंदर। अब इसे मारने के प्लानिंग बना रखी है अयान ने, सादे ने, फैजान ने। ये सब लोग इसको मारने के चक्कर में है। कल इसके 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हम यहाँ से आए, जब इसने हमारे पे फोन किया, हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ में कोई नहीं मिला। हमने पुलिस में तहरीर दी तो फिर जो है उन्होंने हमारे खिलाफ भी तहरीर दे दी। और पुलिस जो है इसलिए कुछ नहीं कर रही।
अभी तक कुछ नहीं करा पुलिस ने। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम परिसर में एम्पावरिंग वुमेन थ्रू कॉर्पोरेटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था। इस अवसर पर उत्तराखंड के सहकारिता, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और उच्च शिक्षा माध्यमिक मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर रावत ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1100 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 10 सहकारी मेले और बाकी सभी बैंकों में 2 से 3 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, जिसमें से 50,000 महिलाएं केवल नैनीताल जिले से ही होंगी। पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में ये साल सहकारिता वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय जो है भारत सरकार ने भी लिया है और पूरे विश्व ने भी लिया है। और इसकी लॉन्चिंग अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में की है और हमने देहरादून में की है। आज हम नैनीताल जिले में इसकी लॉन्चिंग की है और पूरे नैनीताल जिले में हर सोसाइटी में 3-3 कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। नैनीताल जिले में एक सहकारिता मेला लगाया जाएगा। हम लोग जो महिला समूह अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा और 50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी सहकारिता विभाग ने लिया है कि नैनीताल जिले में 50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आग्रह यह है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। अभी तक लगभग 6200 से ज्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए ऋण दे चुके हैं। आज भी लगभग 1 दर्जन महिला समूह को हमने 5-5 लाख रुपए का ऋण दिया है ताकि वो अपनी आजीविका कर सकें। और अब बड़ी बात यह है कि हर ग्राम सभा में एक सोसाइटी बनाई जाएगी और उस सोसाइटी में 11 डायरेक्टर होंगे, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और देश का पहला राज्य है ये जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का और पूरी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड में 2017 में हमारे बैंक 57 करोड़ रुपए के घाटे में थे। आज हमारे बैंक जो है 253 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गए हैं और हमने लगभग 110 नए बैंक की शाखाएं भी खोली हैं। किसी अगर क्षेत्र में अगर बैंक की शाखाएं और खोलेंगी तो अभी हम खोलने जा रहे हैं। और सहकारिता के क्षेत्र में हम अब एक बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी सोसाइटी हैं वो जो है वहाँ पे सीएससी केंद्र खोल सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, वो जो है पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। वो बहुत देश से काम वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि किसानों को भी वहाँ पे अपने गांव में सारे काम करने की सहूलियत मिल सकती है। तो डॉक्टर धन सिंह रावत को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर वहां शिरकत की और वहां पर यह बताया कि किस तरीके से सरकार लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में काम कर रही है। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर विकासखंड के ग्राम रामपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर लगातार प्रदर्शन किया। नाराज बच्चों ने नारा लगाते हुए कहा कि हमें मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए। और सरकार यह घटना राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर भी करती है। रामनगर के रामपुर के इस सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चे प्रदर्शन करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप 5 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अवतार प्रसाद है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर में हूँ। सर, ऐसा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर में जो है कि सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप जो है कि वहाँ पर अध्यापक विहीन विद्यालय हो रहा था। तो वहाँ पर जो है कि हमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाटकोट से जो है कि नितांत अस्थायी व्यवस्था के रूप में जो है कि वहाँ पर हमने अध्यापक को जो है कि वहाँ पर विद्यालय संचालन हेतु जो है कि मैंने भेज रखा है। और इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक महोदय से भी वार्ता किया था और ग्रामीण जनता की मांग थी कि यहाँ पर जो है कि हम पूर्णकालिक अध्यापक जब तक नहीं आते हैं तब तक हम जो है कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में हम अध्यापक को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने आश्वस्त किया और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से भी वार्ता के अनुसार जो है कि सर ने भी आश्वस्त किया था कि जल्द ही हम कोशिश करके जो है कि वहाँ पर एक पूर्णकालिक अध्यापक जो है कि भेजेंगे। देखिए, रामनगर विधानसभा का दूरस्थ क्षेत्र है।
ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और मुझे यहाँ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद जी ने 5-7 दिन पहले बताया कि यहाँ पे जो है टीचर रिटायर हो रहे हैं 29 तारीख को, और अभी तक कोई स्थायी टीचर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों से बात करके हमने लगातार मांग की कि यहाँ पे स्थायी टीचर दिया जाए। लेकिन अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पे स्थायी टीचर नहीं आया। एक व्यवस्था के तहत एक टीचर को यहाँ पे भेजा गया है, जिस कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जिस कारण जो हमारे यहाँ के होनहार बच्चे हैं उनका पठन पाठन में बिल्कुल यहाँ पर रोक लगी पड़ी है। कल भी यहाँ पर तालाबंदी हुई और आज पुनः स्थायी टीचर की मांग को लेकर यहाँ पर तालाबंदी की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र यहाँ पे स्थायी टीचर भेजा जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन रामपुर गांव के अंदर किया जाए। मेरा नाम जानकी। हमको कोई दिक्कत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं है और हमारे बच्चों की जिंदगी अंधकार में कट रही है। आखिर कब तक कटेगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? और एक दिन एक छोड़ के टीचर आ रहे हैं और वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी हमको भी दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चों को कुछ आ नहीं रहा है। अध्यापक की आखिर कब तक व्यवस्था होगी हमारे वहाँ? हम क्या करें, कहाँ जाए? छोटे बच्चों को भी हम कहाँ भेज सकते हैं? हमारे स्कूल में अध्यापक की बहुत दिक्कत है, हमें अध्यापक चाहिए। तो रामनगर के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिर इस पर प्रशासन कब एक्शन लेगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रशासन ने चौसला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक फोम फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई एसडीएम परितोष वर्मा और मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रशासनिक टीमें भी मौजूद रही। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी और जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके अलावा फैक्ट्री का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर भी बनाया गया है, जिसे 15 दिन के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया है। चौसला क्षेत्र में रियल एस्टेट नियमों के खिलाफ कई प्लॉटिंग की गई है। इसको लेकर डीएम नैनीताल ने सचिव रेरा को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जमीनों की खरीद फरोख्त पर भी तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक फैक्ट्री को लेके शिकायत की गई थी और कल ये भी शिकायत की गई कि अवैध रूप से संचालित हो रही है। तो आज विभिन्न विभागों के साथ उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि फैक्ट्री में कई अनुमतियां नहीं है और कुछ अनियमितताएं भी पाएगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। साथ ही एक दूसरी फैक्ट्री होने के संबंध में भी शिकायत की गई थी। उसके संबंध में जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि विगत कई वर्षों से वो फैक्ट्री बंद है और उस पर कोई भी उत्पादन का कार्य नहीं चल रहा है। साथ ही मौके पे उस फैक्ट्री का ताला भी लगा था, जिस कारण एक फैक्ट्री जो है जो अवैध रूप से चल रही थी उसको सील कर दिया गया है और जो उसका अतिक्रमण वाला भाग है उसको 15 दिन का नोटिस पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था। इसके साथ ही जो रेरा के संबंध में सूचना प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी महोदय को, तो वो सूचना को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सचिव रेरा को प्रेषित किया गया है। और अगली खबर विकास नगर से है, जहां नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने और उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के टिमली गांव का है, जहां बीते 1 अप्रैल को बच्ची की मां ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया था कि 15 साल की नाबालिग के साथ टिमली गांव के जंगल में पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबकि युवक के दूसरे साथी ने एक 16 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल को एक थाना सहसपुर निवासी एक महिला द्वारा एक तहरीर पंजीकृत कराई गई थाना सहसपुर में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है तथा उसके साथी द्वारा उसकी सहेली और उसके साथ छेड़छानी आदि की गई। तो इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसकी विवेचना हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई और इसी क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई करने के दौरान उनके द्वारा आज 2 अभियुक्त, एक मूसा और दूसरा दिलसाद, जो कि सहसपुर हसनपुर के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और दोनों अभियुक्त। तो इस वक्त भारत में आईपीएल का सीजन 2025 खेला जा रहा है।
ऐसे में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले सटोरी गैंग एक्टिव हो गए हैं और सटोरी बेखौफ होकर आईपीएल में सट्टेबाजी का कारोबार चला रहे हैं। वहीं पहले भी ऐसी कई गैंग्स उत्तराखंड में एक्टिव होती हुई दिखाई दी। वहीं उत्तराखंड साइबर क्राइम द्वारा इन सटोरियों पर कार्रवाई की गई और कुछ लोगों को पकड़कर जेल भी भेजा गया। वहीं सीईओ देहरादून साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने इस बारे में बताया कि ऐसे लोगों को सावधान किया गया है और सीईओ मिश्रा ने आगे कहा, फिलहाल तो अभी हमारी ओर से इसमें गिरफ्तारी एक्शन कंप्लीटली नहीं किया गया है, लेकिन लगातार निगरानी की जा रही है। अगर शिकायत प्राप्त हुई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और बैटिंग करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो हमने देखा कि चीज़ें ट्रेंडिंग हुआती है, वायरल हुआती है और हर आदमी हैशटैग के चक्कर में उस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिस क्रम में ये गिगली आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। तो इसमें यह है कि देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी फोटो जो है अगर कोई एआई के माध्यम से, जैसे ग्रॉक हो गया ट्विटर का या चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको गिगली आर्ट, ऐसे आपके कई सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जिससे आप गिगली आर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, परंतु यह है कि जब हम कई बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, अपनी फोटो, निजी फोटोज की बात करते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि हमारी फोटो कैसे किसी प्लेटफॉर्म को मिल गई, या कई बार क्या होता है कि ऐसे एआई जनरेट हुई, एआई जो है आप अपने में। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा मसूरी माल रोड का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। मीरा सकलानी द्वारा माल रोड की साफ सफाई के साथ शौचालय का भी निरीक्षण किया। वहीं माल रोड के दुकानदारों के साथ उन्होंने बातचीत भी की। मसूरी माल रोड चॉकलेट के पास दुकानदारों ने शिकायत की थी कि चिक चॉकलेट चौक पर कुछ लोग व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटक काफी परेशान हो रहे हैं, जिस पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी को तत्काल चिक चॉकलेट पर किसी प्रकार की व्यवसायीकरण ना हो, इसके निर्देश दिए और इसी के साथ बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने मसूरी माल रोड पर प्रतिबंधित समय यानी कि 5 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहन के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हाँ, जो जैसे शौचालय की अगर हम लोग बात करें तो पालिका ने शौचालय के टेंडर अभी लगाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल महीने तक कंप्लीट काम हो जाए शौचालय का, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आए वो उस टूरिस्ट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, मॉल रोड पे क्योंकि टूरिस्ट अधिकतर मॉल रोड पे घूमता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मॉल रोड पे किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले। उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ मैं आज जायजा लेने आई हूँ। जो भी कमियाँ होगी, जैसे नहीं कर रहा है ये जिला प्रशासन, ये कार्रवाई कर रहा है और ये सिर्फ मॉल रोड पे नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन के जो जिस तरीके के निर्देश हैं वो सिर्फ मॉल रोड पे ये नहीं है, वो आसपास का जो एरिया है वहाँ भी अतिक्रमण हटाएगा। तो इसमें नगर पालिका की कोई भूमिका नहीं है। नगर पालिका से सिर्फ उन्होंने सहयोग मांगा है कि आप हमें अपनी टीम दीजिए, ताकि हम लोग मिल करके, चाहे वो जिला प्रशासन है, नगर पालिका की टीम को पता है एरिया कहाँ कैसा है क्या है, तो इसलिए वो टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। बाकी अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन का है, उन्हीं के मॉल रोड पे उनकी जो आजीविका है वो भी टूरिस्ट से ही चलती है। और अगर टूरिस्ट को हम सुविधाएं नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन जितने भी लोग मॉल रोड पे हैं, जितने भी लोगों की दुकानें मॉल रोड पे हैं, सबकी आजीविका खतरे में आ जाएगी। कोरोना काल हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है। तो इसलिए मेरी उन लोगों से भी यही अपील है कि हम लोग मॉल रोड को साफ सुथरा करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ हम भी दें, ताकि भविष्य के लिए अगर मॉल रोड साफ सुथरी हो जाती है और जो नीडेड लोग हैं, जो सच में नीडेड लोग हैं, उनके लिए वो इस तो पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को सुन रही थी आप, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि पर्यटकों की जो आवाजाही है वो बाधित ना हो और साथ ही उन्हें तमाम सुरक्षा और साफ सफाई मिले। इसे लेकर आज उन्होंने ये निरीक्षण मसूरी में किया है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।